थोड़ा झुकाई के रखना बोर्ड की तरफ हल्का सा। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नमस्कार। आज के दिन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयोजित इस अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज के सेमिनार की शुरुआत करता हूं। तो आज हम लोग फिर वही दिल्ली सल्तनत, आज लास्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा रिकैप करेंगे पहले का। दिल्ली सल्तनत में काफ़ी कुछ हम लोग कर चुके हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग जो बेसिक जानकारी है उसको प्राप्त कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल हम लोग जान चुके हैं। फिर इल्तुतमिश के बारे में हम लोग एक आइडिया लिए कि इल्तुतमिश किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करता है और एक नवीन सल्तनत को एक आयाम देता है, एक व्यक्तित्व देता है, एक दिशा देता है, यानी कि एक रियल फाउंडर की भूमिका निभाता है इल्तुतमिश। इसके बाद आप देखोगे कि जो गौरवमयी है राजत्व की परंपरा, उसको बलबन पूरा करता है। और दिल्ली सल्तनत में बलबन जो है अपने राजत्व के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और बलबन के ही समय में कुछ नवीन परंपराएं शुरू होती हैं जो काफ़ी समय तक, औरंगजेब के समय तक प्रचलित रहती हैं, जैसे सिजदा है, पायबोश है, नवरोज़ है। और इसी प्रकार आप देखोगे गुप्तचर व्यवस्था को भी बलबन ने काफ़ी जो है ध्यान दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो 4 श्रृंखला बनाया किलों की, तो किला बनवाने के लिए भी फेमस रहा, जैसे जलाली है और पटियाली है और काम्पिल्य है। तो ये जो किले बने, भोजपुर के किले बने, ये चारों किले दिल्ली के चारों तरफ जो है किला बनवाने के लिए बलबन का नाम जाना जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बलबन यानी कि गुलाम वंश, मामलुक वंश के बाद खिलजी वंश, और खिलजी वंश को एक हम लोगों ने खिलजी क्रांति के रूप में देखा, जो कि खिलजी क्रांति का मतलब बड़ा दूरगामी परिवर्तन आया। योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाने लगी और एक तरह से दिल्ली सल्तनत में एक नया आयाम जुड़ा कि अगर कोई भी व्यक्ति योग्य है तो उसे नौकरी दिया जा सकता है। और एक साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति पहली बार सल्तनत में देखने को मिली। और दक्षिण भारत में भी अभियान लगातार हुए मलिक काफूर के नेतृत्व में। और अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत में पर्याप्त मात्रा में धन को लूट कर उत्तर भारत में उसको लगाया। तो इस तरह से एक सार्वजनिक क्षेत्र में आप देखोगे एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि एक तरह से राशनिंग व्यवस्था और सेना का रखरखाव, सेना को नगद वेतन देना और हुलिया दाग की परंपरा को शुरू करना, एक विस्तृत आयाम में इसको प्रारंभ किया अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही ये व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और उसके बाद मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। और मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरो शाह आते हैं और खुसरो शाह को तिलपत के युद्ध में पराजित करके गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। और तुगलक वंश में गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक बड़ा फेमस सुल्तान रहा और इसने शुरू कर दिया वारंगल की विजय से। जौना खां के नेतृत्व में वारंगल की विजय हुई, वारंगल के काकतीय, और उसका नाम सुल्तानपुर रखा गया। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया जो बदायूं के बड़े प्रसिद्ध सूफ़ी संत थे, उनका इनका थोड़ा अनबन हो गया, जिसके कारण बड़ा ही एक विवादित रहा। हनोज दिल्ली दूरस्थ उन्होंने बताया। और अफ़गानपुरी में एक लकड़ी का महल बना था जिसमें गिरकर अंततः गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। और ये एक ऐसा सुल्तान है कि अलाउद्दीन खिलजी की कुछ योजनाओं को लागू किया, जैसे आप देखोगे कि दाग और चेहरा और हुलिया पद्धति को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनका एक कोटेशन था कि हमें 2 अतियों से बचना है। हमें किसान का देख रेख करना है, किसान इतना संपन्न न हो जाए कि ज़मीन हड़प ले या विद्रोह कर ले, और इतना गरीब भी ना हो जाए कि ज़मीन छोड़कर भाग जाए। तो दोनों के बीच में रखना चाहिए और इतना ज़्यादा टैक्सेशन भी नहीं लेना चाहिए। तो उसको कहा गया कि मध्यमवर्ती मार्ग का अनुसरण किया। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने सिंचाई के सुविधा के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पहली बार नहर बनवाने के लिए गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक फेमस रहा। इसके बाद आए आपके जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जो बहुत ही सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान
और इब्न बतूता इनके समय का पूरा वृत्तांत रेहला नामक ग्रंथ में देता। और इसके बाद आप देखोगे कि इतना सर्वाधिक सूझबूझ वाला और सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान, लेकिन इसकी कोई भी योजना अंततः सफल नहीं होती। दोआब में कर वृद्धि को लेकर आप देखो कि इसने बहुत से ज़्यादा सस्यावर्धन कराया और बदल बदल कर फसल चक्रण कराया, और जो है किसानों को हल बैल रीढ़ सौंदर्य तकावी सब्सिडी आदि बांटा, यानी कि बहुत हाईलाइट हो गया अपने क्रियाकलाप के कारण। लेकिन सोच कहीं ज़्यादा एडवांस थी और इसलिए, और प्रकृति भी साथ नहीं दी, योजनाओं को अमल करने में भी थोड़ा त्रुटियां हुई, जिसके कारण आप देखोगे कि इनकी सारी योजनाएं अंततः विफल हो जाती हैं। चाहे वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, ये प्रयोग पहले भी हुए हैं, पहले लोगों ने सफल प्रयोग किया, लेकिन शायद सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अतीत से सीख नहीं ले पाया उतना। राजधानी परिवर्तन भी पहले हुआ था, सफल भी रहा। सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन भी पहले हुआ था, वो भी सफल रहा। जैसे चीन में कुबलाई खां और खुरासान में गए खातू खां के द्वारा इसको किया गया एक प्रयोग। लेकिन इसकी योजनाएं, और आप देखोगे खुरासान की योजनाएं इसकी राजनीतिक उठापटक के कारण विफल हो जाती हैं, और अंततः जो है कराचील का अभियान भी इसका निंदा का कारण बनता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि अच्छी योजनाएं अच्छी थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन एक बेहतरीन ढंग से न होने के कारण तो अंततः विफल हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ गए थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। अब हम लोगों का आज का जो चर्चा का बिंदु है वो फिरोज शाह तुगलक ऑनवर्ड। फिरोज शाह तुगलक के बाद हम लोग आ जाएंगे सैयद वंश, और सैयद वंश लोधी वंश होते हुए थोड़ा सिस्टम पढ़ लेंगे। आज हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे, और कल हम लोग रहेंगे एक ऐतिहासिक राजवंश पर जिसको हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो कल हम लोगों का लेक्चर बहमनी सल्तनत और विजयनगर पर रहेगा। तो आज हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक का समय है, एक तरह से कह लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में अपने उदारतावादी दृष्टिकोण के कारण, कठोरतावादी दृष्टिकोण के कारण जाना जाता है, और इसकी तुष्टीकरण की नीतियां बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, बड़ा टेक्निकल भी रहा है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो अमीर वर्ग है, जो उलेमा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से नाराज़ हो जाता है, जिसकी भरपाई करने के लिए, जबकि हिंदू माँ से उत्पन्न था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन उलेमा को संतुष्ट करने के लिए, अमीरों को संतुष्ट करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने पड़े जिसके कारण जो है वो कार्य केवल मुस्लिम वर्ग के लिए रहा। अगर वो कार्य पूरी सल्तनत के लिए रहा होता तो शायद वास्तव में जो लोग, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि ये सल्तनत काल का अकबर था, तो वो जो युक्ति है, वो जो कथन है, वो चरितार्थ हो जाता। लेकिन इसकी योजनाएं कुछ सीमित लोगों के लिए थी, जिसके कारण ये भी अंततः जो है, जबकि इतिहासकार कहते हैं कि इस समय खुशहाली बहुत थी, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता भी बांटता था और रोजगार ब्यूरो को भी स्थापित किया था। तो इस समय सल्तनत में बड़ी खुशहाली थी, और इनके जब पर्सनल मुंशी थे, जो हिसाबुद्दीन थे, जो हिसाब लगाए, तो 6 करोड़ 85 लाख टन का वार्षिक उपज होती थी। मतलब इतना समृद्ध भारत, इतना संपन्न भारत फिरोज शाह तुगलक ने दिया। लेकिन अगर उसका वास्तव में एनालिसिस किया जाए तो योजनाएं कुछ ही लोगों के लिए लाभान्वित हो पाई। मैक्सिमम विभाग इन्होंने स्थापित किया, बड़े टेक्निकल भी थे, और इन्हें सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। जैसे हेनरी इलियट हैं, एल्फिस्टन महोदय हैं, वो सल्तनत काल का अकबर कहते हैं, और इनको सल्तनत काल का सवाई राजा जय सिंह भी कहा जाता है। जैसे सवाई राजा जय सिंह जयपुर के संस्थापक हैं, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उन्होंने पिंक सिटी जयपुर को बसाया था। तो सवाई राजा जय सिंह कह लीजिए वेधशालाओं के लिए बड़े फेमस थे, जैसे मथुरा में, दिल्ली में, बनारस में जंतर मंतर उनके द्वारा बनवाई गई, जयपुर में। तो ये देखोगे आप, जंतर मंतर के लिए, वेधशालाओं के लिए सवाई राजा जय सिंह फेमस हैं, जयपुर नामक शहर को बसाने के लिए। उसी तरह से टेक्निकल है कुछ फिरोज शाह तुगलक, जो धूप घड़ी है, ताश घड़ियाल है,
और नक्षत्र घड़ी है और वेधशालाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है फिरोज शाह तुगलक। तो एक तरह से कह लीजिए बड़ा टेक्निकल पक्ष रहा है फिरोज शाह तुगलक का। लेकिन वहीं पर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे थानेश्वर में है, वहाँ हरियाणा में ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़वा देना, या बोधन नामक एक ब्राह्मण था, उसने बस केवल यही कहा कि भाई इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों बराबर हैं, शरीयत की तुलना कर दिया और उसको इसने सजाए मौत की सज़ा दे दिया और मृत्युदंड की सज़ा दे दिया। तो कुछ कारनामे जो है इसके ऐसे रहे कि जो बिल्कुल लगता था कि क्या है, तुष्टीकरण है कि उसको क्या कहा जाए, उसको जो है एक तरह से अमल में ले आया। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलता है कि बिल्कुल जो है अगर एक साइड और देखा जाए तो इसने अपने क्रियाकलाप के द्वारा, जैसे दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे नहरों के लिए ढेर सारे नहरों का जाल बिछवा दिया। जो यमुना नहर है, सतलज पर है एक जो है नहर, जिसको जैसे रजवाही नहर है, उलुग खानी नहर है, 5-5 नहरों का इन्होंने निर्माण कराया, जिसमें 2 नहरें आज भी उपलब्ध हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। उलुग खानी नहर है जो कि एक तरह से कह लीजिए कि वो सतलज नदी पर है, उलुग खानी नहर, और उसको सबसे बड़ी नहर कहा जाता है। और एक रजवाही नहर है जिसका निर्माण किया था इसने। अब नहरों के लिए ऐसा नहीं है कि नहरों के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है। नहर के लिए अगर हम लोग इतिहास में सर्वे करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक अफ़गानिस्तान में एक प्लेस हुआ करता था सोरतुगई। सोरतुगई भी इरिगेशन के लिए, नहरों के लिए फेमस रहा है। और नहरों के लिए अगर देखा जाए तो अथर्ववेद में भी उल्लेख मिला है, जैसे मगध का और अंग का उल्लेख मिला, उसी तरह नहरों का भी उल्लेख मिलता है। और आगे चल के हम लोग देखेंगे तो एक राजा मिलेगा महापद्मनंद, जो कलिंग में सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो नहरों के लिए बड़े एग्जाम्पल मिलते हैं। बाद में खारवेल, हाथी गुफा के अभिलेख में राजा खारवेल जो उड़ीसा का राजा, उसने उल्लेख किया था कि इस नहर का निर्माण महापद्मनंद ने करवाया था। और एक जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें 4 शासकों और 4 प्रशासकों का नाम मिलता है। उसमें भी नहर का बहुत बड़ा जो है सिंचाई की सुविधा के लिए एक जो है सुदर्शन झील के रूप में एक नहर का निर्माण कराया गया। तो नहरों के लिए कोई पहली बार नहीं है। और दिल्ली सल्तनत में भी आप देखोगे तो नहरों के लिए, जैसे गयासुद्दीन तुगलक हैं, उनके समय में डाकघर व्यवस्था और नहर का जो सिस्टम था वो डेवलप हुआ। तो नहर के बनवाने के लिए अगर पहला सुल्तान देखा जाए तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है उसके द्वारा बनवाई गई नहरों को बाद में अकबर ने और विस्तारित किया और शाहजहाँ ने उसे जो है दिल्ली को सींचने का काम करता था। शाहजहाँ के समय में वो नहर जो है यमुना के क्षेत्रों को यानी कि दिल्ली को सिंचित करने का कार्य करती थी। तो यानी कि बड़ा उपयोगी शासक है नहरों के लिए, नगरों के लिए। 1200 अंगूर के बगीचे थे उसके समय में। यानी कि अगर देखा जाए कि दिल्ली सल्तनत में जो है एक तरह से समृद्धि के लिए, बाग बगीचों के लिए, नहरों के लिए, और एक तरह से कह लीजिए कि 36 कारखाने थे उनके समय में, जो गैर रातबी थे जिसमें वेतन में मिलता था, और कुछ ऐसे कारखाने थे जिसमें वेतन नहीं मिलता था। तो फिरोज शाह तुगलक का जो समय है वो समृद्धि का समय है, बड़ा फेमस समय है। फिरोज शाह तुगलक में एक तरह से कई तरह के गुण मिलते हैं। जैसे इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विभाग की स्थापना किया, जैसे एक विभाग इनके समय में स्थापित होता है, एक विभाग है दीवाने खैरात विभाग। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना करते हैं। फिर एक विभाग और स्थापित करते हैं दीवाने इस्तिहाक विभाग। दीवाने इस्तिहाक विभाग की स्थापना करते हैं। और फिर एक विभाग है दारुल सिफा करके है। दारुल सिफा का मतलब है कि फ्री हॉस्पिटल्स, यानी कि खैरात विभाग का मतलब क्या है, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं और जिनके मुस्लिम परिवार में शादी नहीं हो रही है, उनको मदद करने के लिए दीवाने खैरात विभाग होता था। और ये पैसा धन देकर शादियां करवा देता था और मदद करता था, खैराती बांटता था। यानी कि बड़ा ही एक तरह से कह लीजिए लोगों को प्रमोट करता था और मदद करता था। और जो लोग वृद्धा पेंशन योजना, जैसे कहते थे कि व्यक्ति रिटायर हो गया
तो उसको कहाँ से सेवा मुक्त होने के बाद पेंशन, जैसे कहीं कहीं आप देखो पेंशन योजना समाप्त हो गई है, लेकिन फिरोज शाह की सोच एक बड़ी अच्छी थी कि जो रिटायर्ड लोग थे उसको पेंशन देने की व्यवस्था, तो दीवान इस्तेहाक विभाग। इसी तरह से फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसे दिल्ली में आज भी आप देखो तो बहुत से हॉस्पिटल हमारे ऐसे हैं जो एक तरह से फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं। तो इस तरह से उसके ज़माने में फिरोज शाह तुगलक के समय में दारुल शिफा चलाए गए, यानी कि फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाती थी उस समय। तो दारुल शिफा की स्थापना करना, और एक कह लीजिए रोजगार ब्यूरो खोला था इसने, यानी कि रोजगार ब्यूरो जिसको कहते थे कि बेरोजगारी भत्ता वगैरह भी दिया जाता था इससे। तो इस तरह से भी फिरोज शाह तुगलक के लिए बड़ा फेमस रहा है। और इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक एक दीवाने जो है एक शिकायत विभाग था जिसको लोग जोड़ते हैं दीवाने रिसालत विभाग कह के बताते हैं। और इस विभाग के बारे में कहते हैं कि ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित है, और ये एक शिकायत विभाग है। जैसे किसी को कोई दिक्कत होती थी तो वो शिकायत करता था, तो एक शिकायत ब्यूरो का भी इन्होंने स्थापना किया दीवान रिसालत के नाम से। जबकि दीवान रिसालत को बहुत से लोग कहते हैं कि ये विदेश मंत्रालय है, और बहुत से लोग इसको धार्मिक विभाग भी कहते हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित ये शिकायत विभाग है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो 36 कारखाने स्थापित किया था, उसमें आप देखोगे कि जो 36 कारखाने थे उसमें गैर रातबी थे, यानी कि वेतनभोगी भी रहते थे उसमें, और अवैतनिक लोग भी रहते थे। और इसके लिए इसने क्या किया, पूरा 1,80,000 दास इसके दरबार में रहते थे। तो अगर देखा जाए कि दासों से प्रेम करने वाला, यानी कि दासों को खेती बाड़ी में लगाने वाला, फिरोज शाह तुगलक की एक बड़ी अच्छी सोच थी कि दास कोई नौकर चाकर नहीं है, इनको हम लोग सेवा में कर सकते हैं और इनको भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और इनसे हम अर्थव्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये एक अच्छी सोच थी जिसके लिए उसने एक नया विभाग बनाया जिसको हम लोग दीवाने बंदगान के नाम से जानते हैं। यानी कि जो दीवाने बंदगान विभाग है ये दासों के लिए था स्पेशली, यानी कि दास के देख रेख करने के लिए एक विभाग ही इसने स्थापित कर दिया, और उसमें पदाधिकारी हुआ करते थे। तो इसका मतलब पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, पहले भी आप देखोगे कि जैसे जो है कौटिल्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में खेती बाड़ी में लगाया जाता था दासों को, और इनका बड़ा देख रेख किया जाता था। वो पूरा 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिला कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो लेकिन एक बहुत बड़ी सोच है कि 36 कारखाना है तो उसमें किसको नियोजन किया जाए, किसको रखा जाए। तो दासों को एक तरह से इन्होंने रोजगार के क्षेत्र में जो है इन्वॉल्व किया, और दीवाने बंदगान की स्थापना किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक अपने विभागों के लिए बहुत जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि PWD विभाग, जैसे आप देखे होंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी कि PWD विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। जैसे आधुनिक समय में हम लोग देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी वाज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने भारत को क्या दिया, टेलीग्राम दिया, टेलीग्राफ दिया, रेलवेज दिया। और एक तरह से कह लीजिए कि अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा एक तरह से प्रसिद्ध और बदनाम गवर्नर जनरल भारत का आ जाए तो लॉर्ड डलहौजी ही होगा। तो बहुत ज़्यादा उसने कुशासन के आधार पर अवध का विलय भी कर लिया, और हमारे झांसी जो है, नागपुर, इन सब रियासतों को हड़प लिया उसने। तो हड़प नीति के लिए भी फेमस था, और पंजाब का विलय कर लिया। तो कोई ऑप्शन वो छोड़ता नहीं था। लेकिन भारत के उन्नति में, भारत को आधुनिक बनाने में भी बड़ा योगदान रहा है लॉर्ड डलहौजी का। इसलिए हम लोग मानते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में काफ़ी हद तक लॉर्ड डलहौजी का योगदान रहा। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में भी आप देखोगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई है फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो इस तरह से वो तुष्ट करने के लिए बिल्कुल सारी योजनाएं ला रहा है। और फिरोज शाह तुगलक के समय में हम लोग देखें कि अपने व्यक्तिगत पैसे से, अपने व्यक्तिगत धन से हज की यात्रा करवाता था।
तो जो भी योजनाएं एक तरह से आप देखोगे फिरोज शाह तुगलक के समय में, और कहा जाता है कि ये थोड़ा टेक्निकल भी था, जैसे वेधशालाओं के लिए, जैसे जल घड़ी था, ताश घड़ियाल था, जल घड़ी बनवाने वाला, या कह लीजिए नक्षत्र घड़ी बनवाने वाला, या ताश घड़ियाल करके था एक, ताश घड़ियाल बनवाने वाला। यानी कि इस तरह से जो है, और नक्षत्रशालाएँ, जो वेधशालाएँ बनवाने वाला, एक तरह से फिरोज शाह तुगलक को हम लोग इसके बारे में ऐसे जानते हैं। तो यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बहुत ही भारत धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा था। और बार बार हम कह रहे हैं कि जब हिसाबुद्दीन ने हिसाब लगाया तो 6 करोड़ 85, यानी कि अगर दोआब के राजस्व को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो 6 करोड़ 85 लाख टन का वार्षिक उपज होती थी फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में। तो फिरोज शाह तुगलक को अगर देखा जाए तो निर्माण कार्य के लिए भी फेमस रहा है, और एक तरह से इन्होंने जो है एक अपना एक कह लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करवाया। इस्लाम धर्म का एक तरह से कह लीजिए कि इन्होंने एक जो लॉ डाइजेस्ट है, यानी कि एक कानून की संहिता तैयार करवाया, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं फ़िक़्ह फिरोज शाही के नाम से। ये कानून का एक संकलन करवाया इन्होंने फ़िक़्ह फिरोज शाही के नाम से, और इसका एक बहुत बड़ा लॉ डाइजेस्ट तैयार करवाया, उसका संकलन, लेकिन फ़ारसी में करवाया था इसको। और आप देखोगे अब बाद में चल के औरंगज़ेब जो है अरबी में एक बनवाता है फतवाए आलमगीरी करके, फतवाए आलमगीरी करके औरंगज़ेब के द्वारा एक लॉ डाइजेस्ट बनवाया जाता है, लेकिन अरबी में तैयार होता है। वो भी जो है बहुत बड़ा विधि का एक संहिता है। तो विधि का एक संहिता बनवाने वाला भी फिरोज शाह तुगलक था। और सबसे बड़ी बात है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा, यानी कि फिरोज की जो विजय हैं उनको आत्मकथा के रूप में लिखा गया, जिसे हम लोग फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से जानते हैं। यानी कि फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से फ़ारसी में आत्मकथा लिखी गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और आप देखोगे कि जो मुग़ल काल में 2 आत्मकथा लिखी गई, जैसे तुजुके बाबरी तुर्की में लिखी गई बाबर के द्वारा, और इसी तरह आगे चल के आप देखोगे बेटा सलीम या जहांगीर के द्वारा, यानी कि तुजुकी जहांगीरी के नाम से आत्मकथा लिखी गई, और वो फ़ारसी में है, ये भी फ़ारसी में है, और बाबर की जो आत्मकथा है वो तुर्की में। तो इस तरह से हम लोग देखें तो लेखन के क्षेत्र में और वास्तुकला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के समय में ढेर सारी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और लास्ट एक रूलर रहता है नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद के समय में ही नासरुद्दीन महमूद लास्ट तुगलक वंश के लास्ट शासक हैं, और इन्हीं के समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। और ये लगभग आप इनके बारे में अगर समझो आपकी, तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। नासरुद्दीन महमूद के समय में ये लास्ट शासक हैं, और दिल्ली में लूटपाट करके, और तैमूर लंग जो है भारत से जब जाता है तो है इसका जो सीमांत प्रहरी बना के गया वो खिज्र खां सैयद को बना के गया। इसलिए जो सैयद वंश का संस्थापक आ रहा है वो खिज्र खां सैयद आ रहा है। यानी कि नासरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि इनका सिमट कर जो क्षेत्र था, लोग व्यंग के रूप में कहते थे कि भाई दिल्ली का जो क्षेत्र है वो जो आलम से पालम तक रह गया, यानी कि पालम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गांव है, वहाँ तक सिमट के रह गया। यानी कि जो बहुत बड़ा एक साम्राज्य बना था उसका क्षेत्र धीरे धीरे सिमटता चला गया। तो नासरुद्दीन महमूद के बाद आप देखोगे कि इनका धीरे धीरे शासन सत्ता इनकी समाप्त हो जाती है, और लास्ट में आता है जो है खिज्र खां सैयद को सिलेक्ट करके चला जाता है, और खिज्र खां सैयद यानी कि सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। सैयद वंश का इतिहास अगर हम लोग देखें
तो ये जो है एक तरह से न तो तुर्की सल्तनत है, न तो तुर्की के नियम सिद्धांत इन पर लागू होते हैं, न अफ़गानों के नियम सिद्धांत लागू होते हैं। ऐसा लगता है कि बीच में एक जो है शिया मतावलंबी या एक तरह से कह लीजिए कि राजवंश का उदय होता है, जो बीच में शासन करते हैं और 1414 से लेकर और 1451 तक इनका शासन रहता है, जिसमें पहले जो इनमें शासक रहते हैं वो खिज्र खां सैयद रहते हैं, खिज्र खां सैयद। और खिज्र खां सैयद के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने सुल्तान का टाइटल नहीं धारण किया और ये एक तरह से तैमूर और उनके पुत्र शाहरुख के नाम से अपने खुतबे पढ़ते थे और सिक्के चलाते थे। तो खिज्र खां सैयद के बारे में कहा जाता है कि सैयद वंश में ये स्थापना किया इन्होंने। और यहाँ आप देखोगे पूरे साम्राज्य को, यानी कि पूरे साम्राज्य को सिख में बांट दिया गया। जब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे कि एकता का विघटन हुआ तो सिख बना, सिख का मतलब जिले, तो दोआबा के क्षेत्र में अगर सिख का विभाजन देखा जाए तो बलबन ने किया, लेकिन पूरे साम्राज्य में अगर सिख को देखा जाए तो सैयद वंश की वो देन है कि पूरे साम्राज्य में सिख, यानी कि उसको जो है जनपदों में बांटा गया। तो खिज्र खां सैयद के द्वारा। इसके बाद फिर एक शासक आएंगे, एक मुबारक शाह आएंगे और मुबारक शाह के ही समय में एक नगर की स्थापना होती है जो 1433 के आसपास ये नगर स्थापित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मुबारकाबाद, यानी कि मुबारकाबाद की स्थापना इन्होंने कर दिया। और इसको हम लोग एक दिल्ली का नाम देते हैं, छठी दिल्ली का नाम देते हैं। मुबारकाबाद को एक दिल्ली का नाम भी दिया जाता है और मुबारक शाह के ही समय में। लेकिन इन्हीं के समय में आप देखोगे एक विद्वान का नाम हमने बार बार बताया था कि तारीख़ मुबारक शाही के लेखक हैं, जो पुस्तक इनको समर्पित है। एक पुस्तक हमने बार बार जिक्र किया था, तारीख़ ए मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक हैं, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की ये पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही, और ये पुस्तक किसको समर्पित है? मुबारक शाह को समर्पित है। तो इनके कुछ योगदान हैं, जैसे मुबारकाबाद नामक शहर बसाना, जिसको छठी दिल्ली का रूप दिया गया, और इन्हीं के समय में याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख़ मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना कर दी गई। लेकिन इन्हीं के समय में आप देखोगे वज़ीर और सेनापति के बीच में जो है विवाद हो जाता है, और इन्होंने जो है वज़ीर के लेखा जोखा के कार्य को लेकर, और वज़ीर इनके सरवरुल मुल्क हुआ करते थे, और इनके जो सेनापति थे कमांडर इन चीफ वो कमालुल मुल्क हुआ करते थे। तो इन्होंने जो है सरवरुल मुल्क के लेखा जोखा का हिसाब किताब का जो कार्य था उसको दे दिया कमालुल मुल्क, जिसके कारण सरवरुल मुल्क नाराज़ हो जाते हैं। और उसी विवाद में जब ये निरीक्षण कर रहे थे इस नगर का, तो उसी समय इनके वज़ीर ने इनकी हत्या कर दिया। यानी कि इस तरह से इनका इतिहास समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि नगर का निरीक्षण करते समय किस सुल्तान की हत्या कर दी गई, तो वो सुल्तान मुबारक शाह ही था। इसके बाद शासनकाल आता है मोहम्मद शाह का, और मोहम्मद शाह के बारे में आप देखोगे मोहम्मद शाह के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हीं के समय में महमूद लोदी करके एक है, मालवा के क्षेत्र में एक जो है शासक है, उसका आक्रमण हो जाता है। और जब उसका आक्रमण हो जाता है तो ये मदद लेते हैं बहलोल लोदी से, और बहलोल लोदी को एक तरह से जो है उपाधि देकर और उसको विरुद्ध भेज देते हैं उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन बहलोल लोदी समझौता कर लेता है, लेकिन बाद में उसका प्लान सफल नहीं होता है। तो मोहम्मद शाह के समय में, और इसके बाद लास्ट रूलर इसके आएंगे अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह के समय में आप देखोगे, अब मोहम्मद शाह के समय में भी वही हुआ, कमालुल मुल्क बनाम सरवरुल मुल्क, वो विवाद हो गया। तो बाद में कमालुल मुल्क ने सरवरुल मुल्क की हत्या कर दिया। तो आलम शाह लास्ट रूलर था सैयद वंश का। और आलम शाह जो है, इनके समय में एक वज़ीर हुआ करते थे जिनका नाम था हमीद खां, और हमीद खां से अनबन के कारण ये जो आलम शाह थे
ये भागकर बदायूं में आकर रहने लगे और बदायूं में ही अंततः इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि 1476 में बदायूं में इनकी डेथ हो जाती है और 1451 में बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना हो जाती है। यानी कि एक समय ऐसा रहता है कि दिल्ली सल्तनत में दो सुल्तान रहते हैं, एक सुल्तान बदायूं में पड़ा रहता है और एक सुल्तान दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो ऐसे समय में अब शुरू होता है लोदी वंश का इतिहास, और लोदी वंश के बारे में थोड़ा हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। लोदी वंश जो है, लोदी वंश का इतिहास आप देखोगे तो बहलोल लोदी से शुरू होगा और बहलोल लोदी का समय यानी कि 1451 से लेकर और 1526 तक, और इसमें 3 शासकों के द्वारा शासन किया जाएगा। एक तो आपके बहलोल लोदी हैं, बहलोल लोदी, और दूसरा जो है फॉलोड बाय सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, और तीसरा जो रूलर होगा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अब यहाँ आप देखोगे तो एक तरह से 3 शासक हैं और तीनों के अपने विभिन्न प्रयास यानी कि अलग अलग राजत्व के सिद्धांत हैं। यहाँ अगर हम लोग देखें कि लोदी यानी कि जो रोह का क्षेत्र है, जिसको हम लोग पूर्वी अफ़गानिस्तान कहते हैं, पूर्वी अफ़गानिस्तान से जुड़ा है ये, और पूर्वी अफ़गानिस्तान में रोह का क्षेत्र है जहाँ लोदी वंश यानी कि अफ़गान मूल के हैं, अफ़गान मूल के इनके राजत्व के सिद्धांत भी होंगे। और इनका जो राजत्व का सिद्धांत है, पहली बार आप देखोगे कि ये कहते हैं राजत्व ही बंधुता है, यानी कि समानता पर आधारित। जैसे नूरानी हैं या शेरवानी हैं या लोदी हैं, ये अफ़गान है और अपने में ये बड़े स्वाभिमानी टाइप के, ये मतलब ये कबूल ही नहीं करते हैं कि हम में से कोई सुल्तान बन जाए और हमें हमारे ऊपर हुकूमत करे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये बहलोल लोदी काफ़ी हद तक आप देखोगे कि कालीन पर बैठता था और सिंहासन खाली रहता था। अफ़गान और बहलोल लोदी ये कहता भी था कि हमारे यहाँ जो है, कभी आप देखो तो हमारे यहाँ घर जो है, हमारे घर से भोजन नहीं करते थे हम, भोजन आता था अफ़गान सरदारों के यहाँ से, और घोड़े भी अफ़गान सरदार ले आते थे जिस पे हम सवारी करते थे। और कभी कभी कोई सरदार नाराज़ हो जाता था तो ये घर पे मनाने जाता था कि क्या गलती हो गई, और अगर ऐसी कोई गलती है तो हमें कोई अन्य कार्य दे दो, हमें कोई दूसरा कार्य दे दो। अगर ऐसा आप नहीं समझ रहे हो कि हम सुल्तान के लायक नहीं हैं, तो मतलब बिल्कुल एकदम कह लीजिए कि कोई शासन सत्ता मजबूती को नहीं ले रहा, या तो जो भी रहा हो एक तरह से। जबकि आप देखो कि सीमांत प्रहरी रह चुके हैं बहलोल लोदी, जितने भी हैं। आप गाज़ी मलिक को देखो, गाज़ी मलिक भी शासन प्रशासन के क्षेत्र में, गयासुद्दीन तुगलक जो है उसी क्षेत्र में था, जो सीमांत प्रहरी यानी कि मुल्तान और जो है पंजाब वाला जो क्षेत्र था, और वो बड़ा संवेदनशील क्षेत्र था। यानी कि वहाँ जिसने कार्य कर लिया उसमें एक क्षमता है, इसका मतलब। जैसे लोदी वंश हैं और अपने खिजर खां सैयद, और ये भी जो है एक तरह से बहलोल लोदी। लेकिन बहलोल लोदी कहते थे कि हम अगर खुद किसी पालकी में बैठ जाएं तो कोई कंधा लगाने वाला शायद नहीं। यानी कि बड़ा ही एक तरह से राजत्व का सिद्धांत बहुत ज़्यादा कोई प्रभावशाली नहीं था, यानी कि समानता पर आधारित था। यानी कि अफ़गान सरदारों में एक समान रूप में राजत्व का सिद्धांत आधारित था। और एक तरह से आप देखोगे कि ये जो लोदी हैं, ये नासिरुद्दीन महमूद के समय में, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में, जो बलबन से पहले आया था, उसके समय में सैन्य सेवा में आए थे। और आपको शायद याद होगा कि जो बलबन मेवातियों का दमन किया था दिल्ली में, उस समय 3000 अफ़गानों की नियुक्ति किया था बलबन ने उस मेवातियों का दमन करने के लिए। तो उस समय सैन्य सेवा में आए, और उसी समय एक बहराम शाह करके आए, और बहराम शाह के ही जो है, यानी कि बहराम शाह इनके दादा हुआ करते थे बहलोल लोदी के, और बहराम शाह के ही वंश परंपरा में आए आपके मलिक काला, और मलिक काला का ही बेटा था जो है ये अपना बहलोल लोदी। यानी कि बहलोल लोदी का अगर कनेक्शन देखा जाए तो ये पहले से ही चले आ रहे हैं। और लोदी जो सरदार हैं
ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी अच्छे पद पर रहे, फिरोज़ शाह तुगलक के समय में भी एक तरह से बगावत के तेवर या इस तरह से देखा जाए तो सत्ता में इनका काफ़ी कुछ हद तक था अप्रोच। इसके बाद आप देखोगे कि तो लोधी, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि बहलोल लोधी के समय में एक सिक्का चलाया गया था जिसका नाम था बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का चलाया गया था जो काफ़ी दिनों तक ये सिक्का चलता रहा। और बहलोल लोधी के बारे में ये कहा जाता है कि इनके समय में एक विजय की गई थी, जौनपुर विजय। जौनपुर विजय बड़ी फेमस है क्योंकि आप देखोगे बहलोल लोधी का जो समय है वो 1451 से लेकर और 1489 तक रहा। 89 के बाद सिकंदर लोधी आता है जो 1517 तक रहता और 17 से लेके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक। यानी कि अगर देखा जाए तो इनके समय में एक विजय बड़ी मशहूर है, जौनपुर की विजय। और जौनपुर घराना बड़ा फेमस है। तो जौनपुर पर जब अटैक करना हुआ इनको और जौनपुर पर जब ये आक्रमण करने वाले थे तो इन्होंने आह्वान किया अफ़गान सरदारों से कि भाई देखो हमारा कुछ है नहीं, हमें तो केवल आप सुल्तान मानते रहो और बकिया हम लोग समान रूप से धन का बंटवारा कर लेंगे और साम्राज्य विस्तार करते हैं। और आइए जो है एक तरह से साथ दीजिए हमारा, क्योंकि हम भी अफ़गान मूल के हैं, हम भी खुदा के बंदे हैं, आप भी हो, ऐसा आह्वान करता है। तो इतिहासकारों ने लिखा है कि जैसे टिड्डियों की तरह, जैसे टिड्डियाँ आती हैं उस तरह से अफ़गान मूल से ये सरदार आते हैं और अंत में जौनपुर की विजय होती है। तो जौनपुर के विजय के समय में आप देखो कि जौनपुर की स्थापना जौना खां की याद में फिरोज़ शाह तुगलक करता है। यानी कि जौनपुर सरकी डायनेस्टी है और बड़ी फेमस डायनेस्टी है। और 1360 में जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के याद में फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा गोमती नदी के तट पर जौनपुर नामक ये जो राज्य की स्थापना की जाती है। और जौनपुर में आप सुने होंगे इब्राहिम सरकी, यानी कि इब्राहिम शाह सरकी, सरकी डायनेस्टी थी, पूर्व का सिराज कहते थे इसको। संगीत के क्षेत्र में कोई सानी नहीं था, ख्याल गायकी इब्राहिम शाह सरकी की है, ख्याल गायकी को इन्होंने आयाम दिया। संगीत का पहला सम्मेलन इन्हीं के देख रेख में आयोजित होता है। लेकिन ये जो इब्राहिम शाह और हुसैन शाह थे, इन्होंने बिल्कुल दिल्ली सल्तनत के नाक में दम भर दिया और बार बार आक्रमण होते थे। तो ये जो विजय है आप देखोगे कि जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं। और जौनपुर में अटाला मस्जिद है, झजरी की मस्जिद है जिसको इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया है, शाही पुल है, क्योंकि ये हमारा तो क्षेत्र ही वही है। तो शाही ब्रिज है वो जो है अकबर ने बनवाया था। और उस शाही ब्रिज में यानी कि एक पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा शाही ब्रिज है जहाँ आप देखोगे पुल के ऊपर गुंबद लगा और वहाँ आज दुकानें लोग लगाते हैं और पुल चलता नहीं है, लेकिन शाही ब्रिज है और बहुत फेमस ब्रिज है। और उसको अकबर के समय में जो है बनवाया गया था जौनपुर का शाही ब्रिज। तो अटाला मस्जिद फेमस है, आईएएस में क्वेश्चन भी आता है कई बार, सिविल सर्विसेज में पूरा छाया रहता है। जो रीजनल डायनेस्टी है जैसे मालवा है, बंगाल है, जौनपुर है, जैसे आपका विजयनगर है, जैसे आपका बमनी सल्तनत है, इसको थोड़ा सा हमें कल्चरली तैयार रखना, क्योंकि इधर से कल्चरल हिस्ट्री बहुत आएगी। जैसे ख्याल गायकी के बारे में आप देखोगे हुसैन शाह सरकी हैं, जैसे ख्याल गायकी में इब्राहिम शाह हैं, उसी तरह से अन्य राग रागिनियों में हुसैन शाह का भी नाम आता है। तो जौनपुर के बारे में बड़ा ही फेमस रहा और जौनपुर की विजय इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसके आह्वान पर अफ़गान वालों ने टिड्डियों की तरह एकदम बिल्कुल आकर और विजय में शामिल हुए और इस विजय को उन्होंने एक तरह से सफलता दिलवाई। तो बहलोल लोधी का राजत्व का सिद्धांत बिल्कुल बंधुता पर आधारित था, यानी कि बंधुता को ही राजत्व मानते थे, ब्रदरहुड पर आधारित था, यानी कि टोटली डिपेंड अपॉन ब्रदरहुड। तो भाईचारे का राजत्व का सिद्धांत बना दिया। इसका मतलब तुर्की का राजत्व का सिद्धांत फॉलो नहीं किए। और इसके बाद आता सिकंदर लोधी का ज़माना। अब आप देखो एक नया टर्निंग पॉइंट लेता है ज़माना। सिकंदर लोधी कहा जाता है कि सिकंदर लोधी में कुछ कुछ औरंगजेब के दिखाई देते हैं गुण। और इन्होंने तो बिल्कुल कह लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है एक उस सीमा को भी, धार्मिक जो असहिष्णुता थी उस सीमा को भी क्रॉस कर दिया।
और इन्होंने एक तरह से जो इनका राजत्व का सिद्धांत था वो तुर्की राजत्व के सिद्धांत से काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। तो सिकंदर लोदी में एक तरह से आप देखोगे कि ज़्यादा कठोरता आ गई और उदारता वो ख़त्म हो गई। और ये कहा करते थे कि अगर हम अपने किसी गुलाम को पालकी पर बैठा दें तो किसी की मजाल नहीं है कि वो कंधा नहीं लगाएगा, और कंधा लगाएगा भी अफ़गान सरदार, और जब तक हम आदेश नहीं देंगे तब तक वो रखेगा भी नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ जो है निरंकुशता या कठोरता के आधार पर इन्होंने जो है शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी कला, वास्तुकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में और इतिहास लेखन के क्षेत्र में बड़े विशेषज्ञ थे। और ये स्वयं जो है गुलरुखी के नाम से कविताएं किया करते थे, यानी कि गुलरुखी के नाम से, गुलाबी चेहरा के नाम से इनकी कविताएं हुआ करती थी सिकंदर लोदी की। और इनका एक जो है रेवेन्यू अफसर था, वो जो मियाँ भुआ के द्वारा एक दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई गई, बड़ी फेमस मस्जिद है, बड़ी सुंदर मस्जिद है मोठ की मस्जिद, जो मियाँ भुआ ने बनवाया। और मियाँ भुआ इनके जो है राजस्व जो है अधिकारी थे। तो एक तरह से कहा जाए सिकंदर लोदी के समय में बहुत से ग्रंथों का कलेक्शन भी किया गया। जैसे एक ग्रंथ है जिसको हम लोग एक तरह से फरहंग ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है, फरहंगे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। और एक ग्रंथ है, ये आयुर्वेद का ग्रंथ है फरहंगे सिकंदरी। और एक ग्रंथ और है लज्जत-ए सिकंदरी। ये लज्जत-ए जो सिकंदरी ग्रंथ है, ये गायन का ग्रंथ है, संगीत का ग्रंथ है। लज्जत-ए सिकंदरी के नाम से ये ग्रंथ का कलेक्शन करवाया गया। इसी तरह के आप देखोगे कि बहुत से ऐसे कलेक्शन मिलेंगे इनके समय में जो सिकंदर लोदी के द्वारा। और कहते हैं कि ये खुद जो है शहनाई बजाने के भी बहुत शौकीन थे। यानी कि इस तरह से अगर आप देखोगे तो सिकंदर लोदी का समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है लोदी शासकों में। और कहा जाता है कि इनके समय में कुछ ऐसे कार्य किए गए जिसके कारण इनमें जो है औरंगजेब का भी पुट दिखाई देता है। जैसे थानेश्वर में आप देखोगे बहुत से ऐसे मेले थे जिसको इन्होंने प्रतिबंधित करा दिया। और हमारे यहाँ जो श्राद्ध कर्म की एक परंपरा होती थी, मुंडन कराते थे लोग नदियों के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे जो मुंडन वगैरह होता था उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगवा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो पीरों और मज़ारों पर जो स्त्रियाँ जाती थी, महिलाएँ, मुस्लिम महिलाओं के जाने पर रोक लगा दिया। और जो गाज़ी साहब का मज़ार था, जो सिया वाले जाते थे मैक्सिमम, जो बहराइच वाली है, सैयद मशहूद गाज़ी की जो मज़ार है, वहाँ मेले लगते थे, तो उत्सव पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि आप एक चीज़ और देखोगे, दिल्ली सल्तनत में पहली बार ऐसा होता है कि अब्दुल्ला अज़ोधनी के नेतृत्व में उलीमा इसका विरोध करते हैं कि आप क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो, आप हिंदू के ऊपर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो। तो कहीं पर ऐसा जैसे तीर्थयात्रियों के ऊपर कहीं आक्रमण हो रहा है, कहीं मंदिर तालाबों के ऊपर कोई अगर इस तरह की बात कर रहा है तो उसमें वो प्रोटेक्ट करते थे। तो पहली बार ऐसा देखने को मिला दिल्ली सल्तनत में कि उलेमाओं को, मतलब इसकी असहिष्णुता इस हद तक बढ़ गई कि उलेमा को आगे आने पड़ा और बोले नहीं भाई, अब जो है इनको अब इतना ज़्यादा टॉर्चर मत करो। तो ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल मिलता है। तो सिकंदर लोदी के समय में आप देखोगे तो बहुत ढेर सारे इस तरह के कार्य मिलेंगे जिसके कारण सिकंदर लोदी भी बहुत हाईलाइट रहा। और कहा जाता है कि इसकी जो गुप्तचर व्यवस्था, इसने हद तक जो चेहरा पद्धति है, दाग पद्धति है और ये सब जारी रखा। और इसकी गुप्तचर व्यवस्था कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे बेहतरीन गुप्तचर व्यवस्था थी। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि भूतों प्रेतों से कहीं संदेश मिलता है क्या, जबकि गुप्तचर व्यवस्था के लिए देखो आप, अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत फेमस थे। और जैसे आपके मंडी में आप देखो मुनिहंस थे और वरीद थे, और एक तरह से कह लीजिए कि पूरा गुप्तचर का वरीद मंडी और वरीद मुबालिक करके विभाग ही था पूरा। और बलबन के समय में भी आप देखो कि जो है गुप्तचर के व्यवस्था का पूरा जाल बिछा हुआ था। लेकिन यहाँ के जो गुप्तचर थे, लोग कहते थे कि बिल्कुल ऐसे फास्ट सूचना मिलती थी कि कहीं किसी को
कोई स्वतंत्र था ही नहीं बिल्कुल। तो इस तरह से आप देखिए कि सिकंदर लोदी का समय, लेकिन सिकंदर लोदी की अगर पॉलिटिकल अचीवमेंट की हम लोग बात करें तो बहुत कोई ज़्यादा पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं है। यानी कि जैसे बंगाल की विजय है, बहुत प्रयास किया, ग्वालियर और बंगाल पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन एक तरह से कह लीजिए कि जो बार बार, क्योंकि बारबक्सा जब जौनपुर की विजय किया था बहलोल लोदी तो बारबक्सा को वहाँ नियुक्त कर दिया था, बारबक्सा विद्रोह कर गया। ऐसे समय में इन्होंने क्या किया, जैनपुर को फतेह करके और पुनः बिल्कुल दिल्ली सल्तनत में उसको शामिल ही कर लिया। तो एक तो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में इन्होंने शामिल किया और दूसरी इनकी जो विजय है वो बिहार और तिरहुत की विजय। बिहार और तिरहुत को इन्होंने जो है, बिहार और तिरहुत को इन्होंने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। लेकिन ग्वालियर और बंगाल की विजय इनकी नहीं हो पाई। और इन्हीं के समय में कहा जाता है कि राजस्थान में बादलगढ़ का एक किला बनता है, बहुत फेमस किला है। और जब ये धौलपुर की तरफ, उधर जब धौलपुर की तरफ थे विजय अभियान में, तो एक अवंतगढ़ पर इन्होंने अभियान किया था जहाँ की स्त्रियों ने जौहर कर दिया था। तो वो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अवंतगढ़ के किले के अभियान के समय, यानी कि कहाँ जब सिकंदर लोदी आक्रमण कर रहा था तो वहाँ की स्त्रियों ने जौहर किया, तो वो अवंतगढ़ का किला था। तो इस तरह से आप देखोगे तो ढेर सारे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। पॉलिटिकली इनकी कोई बहुत ज़्यादा कोई योजना नहीं सफल रही, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बिहार और तिरहुत की विजय और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मतलब शामिल करने का श्रेय आ जाए तो सिकंदर लोदी को दिया जाएगा। और राजपूताना को नियंत्रण स्थापित करने के लिए कि हम राजस्थान को कैसे नियंत्रण में करेंगे, तो इन्होंने एक शहर बसाया। और 1504 में एक शहर जो है बसा, आगरा नाम पड़ गया उसका, क्योंकि ये सैर कर रहे थे नदी में, ऐसे सैर कर रहे थे तो इनको दिखा जो है कोई मुकाम आया इस तरह से, तो उसको इनके मुख से निकला कि ये तो आगार आ गया, आगार ठहरो, और आगार का मतलब डिपो, ठहरो, तो आगार से बन गया आगरा। और अभी भी आप देखोगे कि आगरा के बसों पर आगार लिखा कहीं कहीं कि मतलब डिपो। तो उस तरह से आप देखो सिकंदर लोदी ने इस शहर को बसाया, आगरा शहर को, और 6 में इसको अपनी राजधानी बना दिया। यानी कि 1506 में आगरा को इन्होंने राजधानी बनाया। तो 1506 तक राजधानी दिल्ली थी और 1506 से लेके और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक इनकी राजधानी क्या हो जाती है, आगरा हो जाती है। बाद में मुग़ल के समय में भी खजाना आगरा में रहते थे दिल्ली में। तो आप देखोगे कि इस तरह से अगर देखा जाए तो सिकंदर लोदी के उपलब्धियों को हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग आना चाह रहे हैं सिकंदर लोदी के बाद अब इब्राहिम लोदी के बारे में। अब सिकंदर लोदी का खामियाजा कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अफ़गान सरदार बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं और इसका जो है खामियाजा। और एक इनके समय में अगर आर्थिक योजना देखा जाए, जो सिकंदर लोदी के समय में एक जो है भूमि पैमाइश का एक पैमाना जारी किया गया जिसको गजे सिकंदरी कहते हैं। गजे सिकंदरी बड़ा एक जो है, गज ए सिकंदरी, ये भूमि माप का एक बहुत बड़ा पैमाना हुआ करता था। और ये जो है आप देखोगे ये गजे सिकंदरी 1586 तक, जब तक गजे इलाही नहीं आ गया, यानी कि अकबर के गजे इलाही तक ये भारत में एक भूमि पैमाइश का बहुत बड़ा एक पैमाना चलता रहा। और गजे इलाही और गजे सिकंदरी में अगर अनुपात देखा जाए तो ये इतने अंगुल का अनुपात था, यानी कि 39:41 अंगुल का था। एक तो अपना गजे सिकंदरी और गजे इलाही, और ये पैमाना बना रहा। तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में भी हम लोग देखें और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखें तो सिकंदर लोदी की ढेर सारी उपलब्धियां हैं। और इसके बाद जो है इब्राहिम लोदी के बारे में ज़्यादा कोई सूचना है नहीं। इब्राहिम लोदी की जो नीतियां हैं वो एक तरह से कह लीजिए कि तुर्की राजत्व की ही नीतियाँ, क्योंकि सिकंदर लोदी ऐसा सिस्टम बना चुका था कि अफ़गान सरदार का एक तरह से अलगाव होना, विभाजन की बात करना, ये सब स्वाभाविक था। तो इसके समय में आप देखोगे कि एक तो मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह हैं, घटौली की लड़ाई होती है और 1517 में डेथ हो जाती है सिकंदर लोदी की। और सिकंदर लोदी का जो मकबरा बनता है
उसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। यानी कि पहली बार भारत में अगर आप देखो तो जो सिकंदर लोदी का मकबरा उसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाता है। और इब्राहिम लोदी के समय में जो घटौली का युद्ध होता, यानी कि 1500 लगभग 19 के आसपास घटौली की लड़ाई होती है मेवाड़ के राणा सांगा से, और इसमें इनकी पराजय होती है। और इस प्रकार से इब्राहिम लोदी के समय में इनके जो दिलावर खान लोदी थे, दौलत खान लोदी थे, यानी कि चचा, और एक तरह से कह लीजिए कि इनके ख़ानदान के लोगों ने ही बाबर को निमंत्रण दे दिया। और बाबर बिल्कुल अपने ख़ानदानी लड़ाई से ऊब कर 1515 में काबुल में, अपनी जो पुश्तैनी राजधानी थी काबुल में, वहाँ पर बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि कहीं कोई विकल्प मिले, क्योंकि वो रिवर्स हो नहीं सकता। अब भारत के सरहद की तरफ देख रहा था और ऐसे ही समय में दौलत खान लोदी और दिलावर खान लोदी के द्वारा एक तरह से प्रोत्साहन मिलता बाबर को, और बाबर धीरे धीरे जो है 1519 से अटैक करना शुरू करता है। और उसका 5वां आक्रमण ही पानीपत का फर्स्ट बैटल होगा जो 1526 में होगा। और 1526 में कहा जाता है कि पहला जो आक्रमण है 1519 में है, 1520 में 2 आक्रमण होते हैं, 24 में चौथा आक्रमण होता है। और जो भेरा का युद्ध हुआ 1519 के आसपास, जो भेरा की लड़ाई होती है, उसी में कहा जाता है कि बाबर ने गोला बारूद और तोपों का भी प्रयोग किया। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि बारूद, गोला बारूद और तोपों के लिए अगर देखा जाए तो 11वीं सदी से प्रचलन चाइना में शुरू हो गया। तो भारत में जब विजयनगर और बहमनी सल्तनत की लड़ाई होती है तो 1367 के आसपास तोपें चलती हैं। लेकिन एक स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए गोला बारूद और तोपों का प्रयोग तो हम लोग भेरा के युद्ध में लगा देते हैं बाबर के समय में। और इसके बाद आप देखो कि लड़ाई होती है, और लड़ाई होती है तो पानीपत के युद्ध में मैदान क्षेत्र में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया वो इब्राहिम लोदी था। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ी जो है सल्तनत थी, और जिसमें 5 राजवंशों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सिस्टम की बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कुछ थोड़े बहुत सिस्टम जो हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करना चाह रहे हैं। सर थोड़ा सा पानी निकाल दो। इसी से निकाल दो आप, इसमें से। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं दिल्ली के बारे में। ये कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी है और 7 बार बसाई गई है। तो अब दिल्ली को जो है एक तरह से हम लोग देखेंगे सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग कला वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सिस्टम के बारे में देखना चाह रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो और दिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंडिया के 2 ऐसे शहर हैं जो 7 बार उजड़े हैं और 7 बार बसाए गए हैं, जिसमें आपका दिल्ली भी आता है। अब हम लोग देखेंगे दिल्ली को किसने कब किस नाम से बसाया, क्योंकि ये नाम भी आते हैं। तो आप देखिए कि पहली जो दिल्ली है, यानी कि सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत करते हैं तो जो फर्स्ट दिल्ली है वो गुलाम वंश के एक शासक हैं कैकूबाद। कैकूबाद ने अपने निवास के लिए एक महल बनाया किलो खरी के नाम से, और किलो खरी के नाम से वो मेरौली क्षेत्र का है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा मेरौली एरिया है। किलो खरी के नाम से पहली दिल्ली बसाई जाती है, जहाँ जो है जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। इसी तरह से आप हो रहे मंगोल आक्रमण से देश की सुरक्षा के लिए श्रीनगर के नाम से, श्री फोर्ट के आसपास वाली दिल्ली है, जो बार बार मंगोल आक्रमण हो रहे थे। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए ताबड़तोड़, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेफ दिल्ली के खोज में और श्री के फोर्ट के आसपास वाली दिल्ली को श्रीनगर के नाम से बसाया। और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया। अलाई दरवाजे के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अलाई दरवाज़ा जो है
ये पहला ऐसा जो है दरवाज़ा था जो पूरे भवन का एक तरह से काम करता था, यानी कि दिल्ली में एंट्रेंस करने के लिए एक अलाई दरवाज़ा हुआ करता था। और इसमें पहली बार सच्चे गुंबद का प्रयोग हुआ, क्योंकि हमारे जो मिस्त्री थे वो गुंबद नहीं बना पाते थे उस तरह से जैसा ये सोचते थे कि गुंबद बनाना है। तो एक पहली बार आप देखोगे कि जो वैज्ञानिक पद्धति से बना हुआ एक गुंबद है गोलाकार, वो अलाई दरवाजे में लगा। और इसी अलाई दरवाजे में आप बहुत गौर से देखोगे तो घोड़े के नाल की आकृति का मेहराब बना हुआ, जबकि रियल मेहराब आप देखो तो बलबन के मकबरे में मिलेगा। यानी कि वास्तविक मेहराब की शुरुआत बलबन के मकबरे से होती है, लेकिन घोड़े के नाल के आकृति का अगर मेहराब आपको खोजना है, और जो क्वेश्चन आया हुआ भी है एक बार, तो वो अलाई दरवाजे में मिल जाएगा। तो अलाई दरवाजे का निर्माण कराया, यहीं पर हौजे खास का निर्माण हुआ। हौजे खास का निर्माण होता है, और यहीं पर जो है हौजे खास, और यहीं पर बनती है जमैत खाना मस्जिद। ये जमैत खाना मस्जिद के बारे में हम बता भी चुके हैं कि प्योरली इस्लामिक तर्ज पर बनने वाली पहली मस्जिद अगर भारत की आ जाए तो वो जमैत खाना मस्जिद है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। तो वो भी इसी नगर में, यानी कि सिरी फोर्ट के जो आसपास वाली दिल्ली है वो तीसरी दिल्ली के नाम से जानी जाती है, और चौथी दिल्ली जो है तुगलकाबाद के नाम से। तुगलकाबाद यानी गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद के नाम से एक तीसरी दिल्ली बसाई जा रही है। और यहाँ पर आदिलाबाद के किले का निर्माण बाद में जौना खां के द्वारा करवाया जाएगा। तुगलकाबाद के नाम से तीसरी दिल्ली बसाई गई। और इसके बाद आप देखोगे कि जो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक हैं, इन्हीं का जो है एक जो पैलेस बना है, जिसको कहते हैं हम लोग 56 कोट के नाम से। 56 कमरे हैं, 56 कोट के नाम से है, और ये पैलेस है, और ये गोल्डन ब्रिक्स का बना। तो इसमें वर्णन मिलता है, इब्न बतूता वर्णन करता है कि जब कोई सूर्य की रोशनी में इसको देखता है तो उस पर निगाहें उसकी टिक नहीं पाती, यानी कि स्वर्णिम मकान, यानी कि स्वर्णिम महल के रूप में है 56 कोट। तो 56 कोट के नाम से इसके महल का भी निर्माण हुआ गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। और कहा जाता है कि जो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा वो झील के मध्य में, यानी कि शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी माना जाता है। और इतना खूबसूरत मकबरा बना है कि उसमें आप देखोगे तो मकबरे यानी कि गुंबद के ऊपर आमलक है, और आमलक के ऊपर कलश रखा है, जो हम लोग पढ़े थे नागर शैली, द्रविड़ शैली। यानी कि ऐसा गुंबद जिसमें आमलक है ऊपर, और आमलक के ऊपर कलश रखा है, वो है गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। इसके बाद आपके जहाँ पनाह आ जाएंगे चौथी दिल्ली के रूप में, और जौना खां जहाँ पनाह के नाम से चौथी दिल्ली बसाते हैं। जौना खां जहाँ पनाह के नाम से चौथी दिल्ली बसाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि चौथी दिल्ली किसके द्वारा बसाई गई, तो जौना खां जहाँ पनाह के नाम से। और यहाँ पर फिर तो आप देखोगे सतपुला बांध का निर्माण होता है, बिजाई मंडल का निर्माण होता है। बिजाई मंडल यानी कि जौना खां के समय में जो कला और वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है, वो जैसे बिजाई मंडल है, सतपुलाबाद है, ये टेक्निकल डैम के टाइप का है। सात पुल हैं, ब्रिज हैं। तो ये कहाँ पर एक तरह से कह लीजिए कि ये जौना खां की कलाकृतियाँ हैं। और जौना खां ने भी एक जो है दिल्ली को रूप दिया, जिसको हम लोग जहाँ पनाह के नाम से जानते हैं। तो अगर थोड़ा टेक्निकल हम लोग उसको याद करना चाहें तो आराम से याद हो जाएगा। जैसे जौनपुर, तो जौना खां, जौनपुर यानी कि किसके याद में, जौना खां के याद में फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि नगरों के लिए, शहरों के लिए कभी भी आ जाए तो 300 नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। जैसे फतेहाबाद है, जितने भी नगर हैं मैक्सिमम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए। अब आप देखो जहाँ पनाह के बाद पाँचवीं दिल्ली जो है फिरोजाबाद के नाम से, फिरोजाबाद के नाम से पाँचवीं दिल्ली बसाने का श्रेय जो है, अब ये फिरोजाबाद यानी कि फिरोज शाह कोटला मैदान के आसपास वाली दिल्ली, यानी कि फिरोज शाह कोटला मैदान के जो आसपास वाली दिल्ली है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोजाबाद के नाम से बसाई जा रही है, जिसको हम लोग एक तरह से चूड़ियों का शहर भी कहते हैं।
और इस दिल्ली में आप देखोगे फिरोज़ाबाद, अब ये फिरोज शाह तुगलक बहुत टेक्निकल था। जंतर मंतर आप देखोगे, वेधशालाएँ अभी हम लोग देखे, ताश घड़ियाल और नक्षत्रशालाएँ, धूप घड़ी और एक ताश घड़ियाल, और बड़ा टेक्निकल व्यक्ति, शिक्षा के क्षेत्र में भी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी इसकी देन है। तो फिरोज़ाबाद के नाम से इन्होंने जो है एक नगर बसाया। और इसके बाद छठे नंबर पर आप देखोगे तो छठे नंबर पर एक शासक आया था जिसने मुबारकाबाद के नाम से, मुबारकाबाद के नाम से, सैयद वंश के शासक हैं मुबारक शाह, यानी कि मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद के नाम से छठी दिल्ली बसाई गई। और इसी शहर का सैन्य निरीक्षण करते समय इनके जो वज़ीर थे वो सरवरुल मुल्क, वही सरवरुल मुल्क जो मलिक सरवर के नाम से जाने जाते थे, और जो दिल्ली, वो जो जौनपुर के जो संस्थापक थे, वही मलिक सरवर के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है जब ये नगर का निरीक्षण कर रहे थे। तो छठी दिल्ली जो है ये मुबारक शाह के द्वारा बसाई जाती है। और इसके बाद आप देखोगे सातवीं दिल्ली, सातवीं दिल्ली हम लोग क्रॉस कर जाते हैं, जो दिल्ली सल्तनत में न होकर आगे मुग़ल इंडिया में देखने को मिलती है। और सातवीं दिल्ली बसाने का श्रेय बेटा सलीम, ये शाहजहाँ यानी कि बेटा सलीम यानी कि जहांगीर को दिया जाता है, जो 1533 में दीन पनाह के नाम से, हुमायूं, ये नाम से ही लग रहा है, दीन पनाह के नाम से हुमायूं के द्वारा, यानी कि हुमायूं के द्वारा 1533 ईस्वी में ये सातवीं दिल्ली बसाई जाती है। तथा कथित सातवीं दिल्ली इसको कहा जाता है क्योंकि हुमायूं के जितने भी कार्य थे शेर शाह सूरी ने उसको विध्वंस कर दिया। तो शेरगढ़ी के नाम से शेर शाह सूरी ने उस दिल्ली को जो है एक दूसरा रूप दिया, शेरगढ़ी के नाम से दिल्ली बसाया। और जैसे एक तरह से कह लीजिए कि जो एक लाइब्रेरी बनवाया था वहाँ पर जो दिल्ली में, जिसके सीढ़ियों से गिरा और हुमायूं की डेथ हो गई। तो हुमायूं का मतलब क्या है? हुमायूं का मतलब है भाग्यशाली। लेकिन आप देखो ज़िंदगी भर ये दुर्भाग्यशाली इधर उधर भटकता रहा और लास्ट में लड़खड़ाते हुए इसकी डेथ हो जाती है। तो दीन पनाह के नाम से। इसके बाद आप देखोगे रियल सातवें नंबर पर कई दो दिल्ली है। और अगर रियल में देखना है तो 1638 में शाहजहानाबाद के नाम से, शाहजहानाबाद के नाम से सातवीं दिल्ली बसाई गई, जो पुरानी दिल्ली का पूरा एरिया है। और शाहजहानाबाद के आसपास ही आप देखोगे उसी दिल्ली में लाल किला है और उसी दिल्ली में एक तरह से जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। तो लाल किले में आप दीवाने आम है, दीवाने खास है, जिसमें दीवाने आम है, दीवाने खास है। दीवाने आम में ही वो बेबादल खां के द्वारा निर्मित जो है मयूर सिंहासन रखा हुआ है जिस पे बादशाह बैठता था। तो खुर्रम पहली बार उसको जो है उसका निर्माण कराया, तो शाहजहाँ पहली बार उस पर बैठा और बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह उसको उठा ले जाता है। यानी कि जिसको हम लोग तख्ते ताउस भी कहते हैं, मयूर सिंहासन भी कहते हैं, तो वो उसी में रखा हुआ है दीवाने आम, क्योंकि आम जनता से मिलता जुलता था। और उसके बाद दीवाने खास, जहाँ खास बातें होती थी। तो दीवाने खास में आप देखोगे बाद में चल के हम लोग उसको पढ़ेंगे, वो पंक्तियाँ उत्कीर्ण हैं कि अगर बर्रुए ज़मी हस्ती हो हम ही हस्ती हो, हम ही हस्ती हो, हम ही हस्ती, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही। ये दीवाने खास की पंक्तियां हैं। और फिरदौस ने उसको उकेरा था और बाद में उसको जो है वहाँ पर उसको उत्कीर्ण कराया गया। तो अगर पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो दीवाने खास में है, यही है, यही है, यही। तो इस तरह से आप देखोगे कि 7 बार 7 प्रकार के दिल्ली का उल्लेख मिलता है कि दिल्ली कितनी बार बसी और उजड़ी, और दिल्ली को किस किस नाम से बनाकर कौन कौन अमर हो गया। इसके बाद कला वास्तुकला के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ नॉलेज ले चुके हैं। अब हम लोग सिस्टम के बारे में देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का जो सिस्टम था, ये इतना बड़ा सिस्टम चलता कैसे था, यानी कि शासन प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई, प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाता था। तो इसको आप देखोगे कि विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में इसका बंटवारा कर दिया गया था, जिसमें सबसे बड़ी जो इकाई थी वो इकता हुआ करती थी, इकता। इसके बाद की जो इकाई थी आप देखोगे कि सिख था, यानी कि जनपद जिसे हम लोग कहते थे। इसके बाद परगना हुआ करता था और लास्ट में गांव था।
और ग्राम में आप जानते ही हो, छोटे छोटे ज़मींदार हुआ करते थे खुद, फिर इसमें मुकद्दम होते थे जिनको हम लोग टैक्स कलेक्टर कहते थे, फिर चौधरी होते थे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हुआ करते थे। यानी कि आप मुग़ल काल में भी पढ़ोगे तो गांव में यही रहेंगे, खुद मुकद्दम और चौधरी। और इस तरह से ये छोटे छोटे ज़मींदार होते थे, ये टैक्स कलेक्टर होते थे, और ये जो है गांव के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, चौधरी साहब। और यहाँ आप देखोगे तो एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा अधिकारी होता था, आमिल, परगनी लेवल पर। और ये आमिल जो है, ये आमिल जो कलेक्ट करता था गांव से, यानी कि मुकद्दम गांव से टैक्स की कलेक्शन करेगा, वसूली करेगा, और मुकद्दम किसको सौंपेगा? आमिल को। और आमिल डायरेक्ट लेके जाएगा कहाँ? सुल्तान के पास। यानी कि अगर देखा जाए कि सुल्तान और गांव के बीच में बिचौलिए का काम कौन कर रहा है, तो आमिल कर रहा है। तो इक्ता सबसे बड़ी इकाई थी जिसको हम लोग क्या कहते थे? प्रांत। और यही इक्ता आप देखोगे कि दिल्ली, यानी कि मुग़ल काल में यही इक्ता क्या कहलाएगा? सूबा। और यही सिख जो है वहाँ चल के आप देखोगे सरकार में बदल जाएगा, और परगना तो परगना रहेगा सेम सेम। यानी कि सिख जो है वहाँ आप देखोगे तो सिख का डिमोशन हो जाएगा, यानी कि सिख इस यूनिट पर आ जाएगा। और सरकार का मतलब क्या है? कि मुग़ल काल का जिला। और सूबे का मतलब क्या है? मुग़ल काल का प्रांत। और अगर दिल्ली सल्तनत का प्रांत जानना है तो इक्ता। अब इक्ता जो है इक्तेदारी व्यवस्था आई। अब इक्ते में कौन नियुक्त होगा? तो इक्तेदार। अब इसी से सिस्टम शुरू हुआ क्या? इक्तेदारी व्यवस्था। यानी कि पूरा अगर दिल्ली सल्तनत का पूरा साम्राज्य का विस्तार देखा जाए तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें आप मैक्सिमम देखोगे तो 23 विलायत या 23 इक्ता थी। अगर चरमोत्कर्ष को देखा जाए कुल मिलाकर तो 21 से 23 का विद्वान उसमें वेरिएशन आता है, लेकिन आप एग्जैक्ट ये मान के चलो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया है कि मैक्सिमम कुल कितनी इक्ता थी, तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य था और उस समय मैक्सिमम कुल 23 इक्ता थी। इसके बाद आप देखोगे इक्तेदारी व्यवस्था शुरू हो जाती है। इक्तेदारी व्यवस्था का मतलब क्या है? कि यानी कि एक जो वहाँ नियुक्त हो रहा व्यक्ति सैन्य सेवा के बदले में एक लैंड दे देना, और फिर उस लैंड में ढेर सारी उसकी जिम्मेदारियां थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, रख रखाव करेगा, और फिर जो अपने वेतन से बचेगा उसी ले आकर वो फवाजिल जिसको कहते थे उसको ले आकर राजकोष में जमा कराएगा। तो ढेर सारी जिम्मेदारियां होती थी। तो ये एक इक्तेदारी व्यवस्था का रूप ले लिया। और इस इक्तेदारी व्यवस्था का जो इक्ते की शुरुआत जो है अगर कहा जाए तो मोहम्मद गोरी ने किया, लेकिन इसको एक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इंट्रोड्यूस करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार क्वेश्चन आया है, और तूसी की जो सियासतनामा पुस्तक है वो पूरी तरह फोकस करती है पूरी इसी व्यवस्था पर कि ये ट्रांसफरेबल था, ये वंशानुगत नहीं था, हर 3-4 साल पर इसका ट्रांसफ़र होता था, और ये योग्यता के ऊपर आधारित होता था। तो इसकी तुलना हम लोग सामंतवादी प्रथा से नहीं कर सकते। और ये होता था क्या? लैंड असाइनमेंट इन प्लेस ऑफ सैलरी, यानी कि भू अधिन्यास होता था जो सेवा के बदले में दिया जाता था और सैलरी के बदले में दिया जाता था, लेकिन इसमें बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां थी और ये हस्तांतरणीय होता था, यानी कि ट्रांसफरेबल होता था। जबकि आप देखोगे कि जो सामंती प्रथा में जो भू सामंत होते थे या जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे वो एक तरह से वंशानुगत प्रथा उत्पन्न होने लगी। तो इसमें भी आप देखोगे आगे चलकर और बलबन ने भी पूरा दोआब में इसकी पूरा व्यवस्था किया, इल्तुतमिश ने भी किया। लेकिन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली सल्तनत में आ जाए हु इंट्रोड्यूस इक्तेदारी सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इल्तुतमिश ही लगाना। इसके बाद बलबन ने इसमें कुछ सुधार किया और बलबन ने जो भ्रष्ट इक्तेदार थे उन पर वाच करने के लिए ख्वाजा नामक व्यक्ति की नियुक्ति किया।
इसके बाद आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना आ जाएगा, और अलाउद्दीन खिलजी क्या करेंगे कि छोटे छोटे इक्ता को खालसा में बदल देंगे। यानी कि राजकीय भूमि का सर्वाधिक विस्तार करने वाला अगर सुल्तान देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो इस तरह से आप देखोगे, और ये धीरे धीरे व्यवस्था आगे बढ़ती चली जाएगी। और जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो एक तरह से वलीउल खराज और अमीर दो पद का सृजन करेगा, और दोनों पद को एक दूसरे से सेपरेट कर देगा। तो अमीर सैनिकों की देखरेख करेगा, और जो वलीउल खराज है वो राजस्व की वसूली करेगा। तो इक्ते में बिल्कुल स्पष्ट विभाजन करके और दो पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का श्रेय, अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरह का आता है, और कई बार क्वेश्चन आया है, तो हमें लगाना है क्या, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक का समय। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने इक्ता सिस्टम को वंशानुगत बना दिया, जो आगे चल के बहुत बड़ा पतन का कारण बना। और ये कहता भी था कि इक्ता जो है, इक्ता के अगर वो इक्तेदार वहाँ ख़त्म हो गया तो उसके बाद उसका बेटा, अगर बेटा नहीं है तो उसका जो है रिश्तेदार, अगर रिश्तेदार भी नहीं है तो कोई गुलाम या कोई भी है उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ योग्यता मारी जा रही। तो पूरा जो है उसको वजहदारी सिस्टम, वजह के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय में आकर इक्तेदारी व्यवस्था पूरी तरह वंशानुगत हो जाती है। तो एक चीज़ दिमाग में रखना है कि इक्ता प्रणाली जो है, इक्ता कोई एक प्रांत ही नहीं है, इक्ते में बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यानी कि इक्ता नॉट ओनली इट वाज नॉट ओनली अ लैंड, बट इट वाज अ लैंड असाइनमेंट इन प्लेस ऑफ सैलरी। यानी कि ये भू अधिन्यास है जो सैनिकों को दिया जा रहा है एक तरह से कि भाई आप उसमें रख रखाव करो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो पूरा एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सिस्टम है इक्तेदारी व्यवस्था। इसके बाद आप देखोगे सिख को आप देखोगे दोआब क्षेत्र में पहली बार अगर आ जाए कि दोआब क्षेत्र में सिखों का पूरा पुनर्गठन करना या आवंटन करना, तो बलबन को जाना जाता है कि बलबन के द्वारा इसको किया गया था। लेकिन अगर पूरे उसमें देखा जाए कि पूरे सल्तनत में सिख की व्यवस्था, तो ये सैयद वंश के समय में होती है, और खिजर खां सैयद के द्वारा इसको पूरे जो है सिख में, साम्राज्य में सिख का विभाजन कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक सिस्टम ये भी है जिसको हम लोगों को पूरा तैयार करना है शासन व्यवस्था के रूप में। इसके बाद आप देखो कि इतने बड़े साम्राज्य को कैसे ये संचालित कर लेते थे, और उस संचालन के लिए महत्वपूर्ण विभागों और पदाधिकारियों की ज़रूरत हुई। अब महत्वपूर्ण विभागों और पदाधिकारियों में आप देखोगे तो जैसे एक नाम आता है कि केंद्र का जो था मजलिसे खलवत, यानी कि मजलिसे खलवत के नाम से एक तरह से इसमें जो बारे आम है, बारे खास है, मजलिस खलवत के नाम से आप देखोगे कि सलाहकारी डिपार्टमेंट होता था इनका, बारे आम और बारे खास। तो राजा को परामर्श देने के लिए एक बहुत बड़ा जो है पूरा मंत्री परिषद टाइप होता था, जिसमें ढेर सारे मंत्री होते थे, ढेर सारे विभाग होते थे। इसको हम लोग एक मजलिस खलवत के रूप में, यानी कि सलाहकारी संस्था होती थी, और इसी के द्वारा पूरा वो अपने प्रशासन को संचालित करता था। जिसमें आप देखो कि जो पहला महत्वपूर्ण विभाग होता था उसको हम लोग नाम देते थे दीवाने विजारत, दीवाने विजारत। और ये वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के द्वारा संचालित होता था, वज़ीर के द्वारा संचालित होता था दीवाने विजारत, और ये रेवेन्यू से संबंधित था। यानी कि विजारत वाज रिलेटेड टू रेवेन्यू, मतलब लेखा जोखा का विभाग है, और रेवेन्यू से संबंधित, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, राजकोष पर। तो ये राजकोष से संबंधित विभाग है, और ये महत्वपूर्ण, यानी कि अगर देखा जाए तो 4 पिलर्स, यानी कि 4 स्तंभ थे। अगर कभी भी लिखते समय ये लिखना है कि प्रशासन के कितने पिलर्स थे, तो 4 स्तंभ थे, जिसमें दीवाने विजारत वजीर के द्वारा संचालित हुआ करता था। दूसरा एक विभाग था दीवाने अर्ज, जो आरिज के द्वारा संचालित होता था, या आरिज मुबालिक, आरिज मुबालिक कहा जाता था, मुमालिक, आरिज मुबालिक हुआ करता था। और ये अर्ज जो विभाग था
वो एक तरह से कह लीजिए कि बलबन के देन थी। सारे विभाग आप देखोगे इल्तुतमिश के समय में स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश वॉज द रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत। बट बलबन के समय में जो है, बलबन के समय में आप अगर देखते हो तो बलबन के समय में एक सिस्टम दिखाई देता है कि बलबन वॉज द क्रिएटर ऑफ दीवाने अर्ज, यानी कि दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की जाती है। और बलबन जो है दीवाने अर्ज विभाग को स्थापित करता है और दिल्ली सल्तनत को एक नवीन स्वरूप देता है बलबन, यानी कि दिल्ली सल्तनत को एक नवीन आयाम देता है। यानी कि सैन्य सेवा को संस्थागत बनाने का अगर श्रेय आ जाए तो बलबन को दिया जाता है। और इस प्रकार से आप देखोगे कि दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने आरिस और दीवाने इंसा, दीवानी इंसा विभाग है जिसमें इनसे अमीरे इंसा के नाम से शासन करते थे, संचालन करते थे। तो इंसा के नाम से इसी प्रकार से आएगा दीवाने रियासत या रसालत, दीवाने रियासत, रियासत या रसालत करके आता था विभाग। इस विभाग के बारे में विद्वानों में ढेर सारा मतभेद है, लेकिन दीवाने रियासत या रसालत विभाग जो होता था फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री होती थी, जबकि कुछ विद्वान थोड़े से मतभेद कर जाते हैं और वो कहते हैं कि ये रिलीजियस डिपार्टमेंट है, जबकि फिरोज शाह तुगलक के समय में आपने देखा कि ये शिकायत से संबंधित विभाग है, लेकिन ये मान के चलना कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि देयर आर 4 पिलर्स, यानी कि ऑन व्हिच दिल्ली सल्तनत वॉज टोटली गवर्नड, यानी कि 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं जिसके आधार पर दिल्ली सल्तनत का शासन सुचारू रूप से संचालित होता है। इसके बाद समय समय पर हमने आपको बताया भी था, ढेर सारे विभाग आपको हमने बताया था। जैसे आप देखोगे कि जो रेवेन्यू वाला विभाग है इससे संबंधित ढेर सारे विभाग हैं, जैसे दीवाने वकूफ़। दीवाने वकूफ़ जो एक नया विभाग है वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित हुआ है, रेवेन्यू से संबंधित है। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज विभाग जो है, क्योंकि जैसे ही आपको विभाग मिलेगा तुरंत सुल्तान के पास आप पहुंच जाओगे, क्योंकि ये क्या करता था, पदाधिकारियों को सस्पेंड भी करता था, बर्खास्त भी करता था और उनको इस स्थिति में ला देता था कि वो चलने के भी मोहताज हो जाते थे। तो उसके लिए यानी कि बकाया राशि की वसूली के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने विभाग स्थापित किया था, दैट्स वाज द दीवाने मुस्त खराज। तो ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आते हैं कि दीवाने मुस्त खराज का मतलब उद्देश्य क्या था। तो जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, मैक्सिमम विभाग आपके रेवेन्यू से संबंधित, और जो नए नए विभाग हैं जैसे फिरोज शाह तुगलक के समय में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत ढेर सारे विभाग आए। अलाउद्दीन उनके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने देखा कि दीवाने रियासत, अब इसी को थोड़ा चेंज कर दोगे आप, जैसे ये रियासत है तो अब इसी को दीवाने सियासत कर दोगे आप, सियासत। तो ये अपराधियों को दंड देने के लिए जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित है, और इसी को थोड़ा चेंज कर दिए दीवाने रियासत। तो ये वस्त्र उद्योग विभाग है, और जैसे ही मार्केट में आप गए, मार्केट के क्षेत्र में यानी कि बाजार नीति, वस्त्र उद्योग विभाग, दीवाने रियासत, कपड़ा मंडी, इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सृजित विभाग। जैसे दीवाने अमीर को ही क्रॉप रोटेशन, सस्य आवर्तन करना, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक, सब्सिडी देना, सौंदर्य देना, तकावी देना, किसानों पर ज़्यादा शोध करना या ज़्यादा देखरेख करना। तो ये सारा विभाग आप देखोगे किसी व्यक्तित्व पर निर्भर है, और उसको देखकर आप उसको क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते हो। तो इसके साथ ही हम लोग दिल्ली सल्तनत को समाप्त करते हैं, और कल हम लोग रहेंगे, एक बड़ी ही अच्छी डायनेस्टी है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत। तो आज ये इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाह रहे हैं, और जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन मंगलमय हो और आपकी रात्रि भी अच्छी हो। कल हम लोग मिलते हैं फिर इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।